आत्मविश्वास के साथ सहकारिता आंदोलन ने एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। मोदी जी ने एक मंत्र दिया है सहकार से समृद्धि का, और उन्होंने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, मैं आज मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र भी आपके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। और मित्रों, हमारी जो सहकारिता से ताकत बनती है, वो ताकत देश को समृद्ध करने की दिशा में आएगी, इसका मुझे विश्वास है। सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति भी करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी का कंसेप्ट भी खड़ा करेगा। पूंजी के दुनिया भर में कई व्याख्याएं हैं, मगर हम 10,000 साल से जीने वाले लोग हैं, 10,000 साल की संस्कृति का वहन करने वाले लोग हैं। सामाजिक पूंजी का कंसेप्ट, सामाजिक पूंजी का विचार और सामाजिक पूंजी का संस्कार हमारे सहकारिता आंदोलन को बहुत आगे ले जाएगा। कई देशों के अंदर सहकारिता कानून से अस्तित्व में आती है, कई देशों के अंदर सहकारिता छोटी छोटी पैक्स और बाकी सहकारी समितियों के संविधान से अस्तित्व में आती है। भारत में ये व्यवस्था के लिए जरूरी है। भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है, इसके संस्कार के अंदर सहकारिता है। ये कोई उधार लिया हुआ कंसेप्ट नहीं है, हमारे स्वतः काम से प्रकट हुआ ये सहकारिता कंसेप्ट है। इसलिए भारत में कभी सहकारिता आंदोलन कभी भी इरिलेवेंट नहीं हो सकता। मित्रों, मैं बहुत समय से, लगभग 25 साल से सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हूं। छोटी सी छोटी इकाई से लेकर राज्य कक्षा की बड़ी इकाइयों तक मैंने काम किया है। मैंने देखा है कई सारे संकट आते हैं, सरकारें सर्कुलर निकालती है, परिपत्र निकालती हैं, परिपत्र का मॉनिटरिंग करना पड़ता है, मगर हमारे सहकारिता आंदोलन वाले कोई परिपत्र की राह नहीं देखते। बाढ़ आती है तो गांव की पैक्स वहां खड़ी हो जाती है और सबको खाना खिलाने का काम करती है, उनको आसरा देने का काम करती है। कोई डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव बैंक कितना मुनाफा खर्च हो जाएगा इसका चिंता नहीं करता, डिविडेंड कितना कम हो जाएगा इसकी चिंता नहीं करता। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर चाहे अकाल हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे बारिश ज्यादा आई हो, बाढ़ हो, वो काम के लिए एक मुश्त होकर सब खड़े हो जाते हैं। सहकारी आंदोलन ने इस देश को ढेर सारे संकटों में यहाँ पर बाहर निकालने के लिए अपना योगदान दिया है। सहकारिता भारत के लिए नई नहीं है। 1904 से लेकर आज तक भारत ने सहकारिता आंदोलन ने ढेर सारे मकाम देखे, बहुत चढ़ाई ऊंचाई को भी हमने देखा है। कभी हम गिरे, कभी संभले, कभी आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़े, कभी धीरे हुए, परंतु ये गति नहीं रुकी। और मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि ये गति नहीं रुकनी चाहिए। आज इस अवसर पर मैं सहकारिता आंदोलन को बल देने वाले माधवराव गोडबोले, वैकुंठ भाई मेहता, त्रिभुवन दास पटेल, विठ्ठलराव विखे पाटिल, यशवंतराव चौहान, धनंजय राव गाडगिल और लक्ष्मण राव इनामदार जैसे कई लोगों को मैं याद करता हूं और इसको प्रणाम कर कर उनके आशीर्वाद से ये आंदोलन को एक नई गति देने के लिए हम आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना भी करता हूं। मित्रों, जो लोग आज भी मुझे, कई लोग मिलते हैं, कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोग भी मिलते हैं, पत्रकार भी मिलते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी मिलते हैं और सच अर्थ में मुझे पूछते हैं कि सहकारी आंदोलन रिलेवेंट है क्या, उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है क्या, क्या सिद्ध होगा। मैं आज कुछ सहकारी आंदोलन की गुड प्रैक्टिसेस आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं गुजरात से आता हूं, मैं अमूल की बात करना चाहता हूं। अमूल का जन्म सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि से हुआ था। 1946 में अंग्रेजों ने एक फैसला किया कि किसानों ने कंपलसरी फर्जियात रूप से अपना सारा दूध एक प्राइवेट कंपनी को देना पड़ेगा। इसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ खेड़ा जिले के अंदर। सरदार पटेल ने
त्रिभुवन भाई को कहा कि जब तक आप दूध बेचने की व्यवस्था नहीं करते तब तक दूध का आंदोलन, इसके खिलाफ आंदोलन कभी सफल नहीं होता। और वहां एक शुरुआत हुई अमूल की। सरदार पटेल के मार्गदर्शन में त्रिभुवन भाई पटेल ने 2 प्राथमिक ग्राम दूध उत्पादक समितियों का पंजीकरण किया, जिसमें 80 किसान जुड़े हुए, सिर्फ 80 किसान। और वो अमूल आज कहां है? 2020-21 में उसका ग्रुप टर्नओवर 21,000 करोड़ को पार कर गया है मित्र, 53,000 करोड़, 53,000 करोड़ रुपीस उसको पार कर गए। एक दिन में लगभग 30 मिलियन दूध का